सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब प्रदृश्यम प्रति भवतीनां च हार्दम स्वागतम। मित्रों, आइए आज हम रचनानुवाद कौमुदी की जो लाइव श्रृंखला चल रही है उसमें आज हम इसके 46वें अभ्यास को पढ़ना आरंभ करेंगे। 45 अभ्यास आपके पूर्ण करा दिए गए हैं, आपके गृह कार्य का मिलान भी करा दिया है, उत्तर पत्रिका की वीडियो भी आपको तैयार करके चैनल पर उपलब्ध करा दी है। और मित्रों, जो भी हमारे पाठक नए इस श्रृंखला में जुड़ रहे हैं उनसे मेरा यही निवेदन है कि अभी तक पढ़ाई हुई सारी पीछे की कक्षाओं को, सभी पीछे की कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़ें, तभी आपको ये पुस्तक समझ में आएगी और आप अच्छी संस्कृत भाषा सीख पाएंगे। इसके लिए प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है मित्रों, रचनानुवाद कौमुदी 2 लिखा हुआ है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही अभी तक की जितनी भी कक्षाएं हैं वो सारी कक्षाएं क्रम से ओपन हो जाएंगी और आप क्रमशः पढ़ते जाइएगा। आंसर सीट की भी एक सीरीज बना दी है, रचनानुवाद कौमुदी उत्तर पत्रिका, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। सभी अभ्यासों के उत्तर आपको उस सीरीज में प्राप्त हो जाएंगे क्रमानुसार। मित्रों, ये जो पुस्तक पढ़ा रहा हूं, ये जो कोर्स बना रहा हूं इस पुस्तक का मैं ऑनलाइन उत्तर पत्रिका के साथ 100 वर्ष के लिए बना रहा हूं। 100 वर्ष तक लोग इस पुस्तक को अपने आप पढ़ सकें अच्छी प्रकार से, बिना किसी सहयोग के, यूट्यूब के माध्यम से। चाहे आप किसी भी देश में रहते हैं, किसी भी प्रदेश में रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं, कोई परेशानी नहीं। और मित्रों, जो हमारा लक्ष्य है कि इस सीरीज के माध्यम से जो ये रचनानुवाद कौमुदी है, 1 करोड़ लोगों को संस्कृत का विद्वान बनाने का, 1 करोड़ संस्कृत के प्रकांड विद्वानों और विदुषियों को तैयार करने के लिए श्रृंखला बनाई जा रही है। इस श्रृंखला को जो भी पढ़ लेंगे वो संस्कृत के अच्छे जानकार बन जाएंगे मित्रों। और ये पूर्णतः निःशुल्क अभियान है, अधिक से अधिक लाभ लीजिएगा। संस्कृत जिन लोगों को पढ़ने से रोका गया था उनके लिए संस्कृत पढ़ने के लिए द्वार खोल दिए गए हैं। अब संस्कृत सबकी भाषा है, किसी एक वर्ग की भाषा नहीं है, किसी एक व्यक्ति की भाषा नहीं है, संपूर्ण विश्व की भाषा है। संपूर्ण विश्व के लोग इसे पढ़ें, इसीलिए हम ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। चलिएगा मित्रों, 45 अभ्यास हमारे पूर्ण हो गए हैं और आज हम 46वां अभ्यास आरंभ करने जा रहे हैं। आइए 46वां अभ्यास पढ़ेंगे। सबसे पहले शब्दकोश पढ़ेंगे और शब्दकोश में 1125 ये जो शब्द हैं पढ़ लिए हैं हमने, इतने शब्द 25 और पढ़ेंगे। आज तक हम 1150 शब्दों को पढ़ लेंगे, प्रयोग करना सीख लेंगे। चलिएगा, आइएगा। का नामन, नामन मीन्स नाम। प्रेमन, प्रेमन माने प्रेम। धामन, धामन माने धाम या घर। व्योमन, व्योमन माने आकाश। सामन, सामन माने सामवेद। हेमन, हेमन माने सोना। दामन, दामन माने रस्सी। लोमन, लोमन मीन्स बाल। बाल मीन्स ये लोम होते हैं, ये इन बालों को ही लोम कहा जाता है, ठीक है, इनको नहीं कहा जाता। मुख्य रूप से तो बाल कह रहे हैं, बाल पर जो शरीर पर होने वाले जो ये बाल हैं इनको कहा जाता है। चलिएगा, ये हुआ आपका
शब्दकोश। आप ये देखेंगे ये सभी शब्द क्या है, इनके अंत में न आ रहा है, न मंस अन आ रहा है। तो ये कैसे शब्द है, अनंत, ये भी कहते हैं अनंत है ये भी, ठीक है। चलिएगा अब इनको याद कीजिएगा, ये प्रयोग होने वाले शब्द है। नाम, नाम नाम तो बहुत ही बोलते हैं, भवतः किम नाम, ठीक है। अब धातुएं हैं ये, धातु में जन धातु है, जन का अर्थ होता है पैदा होना, और संपद, संपद का अर्थ होता है होना, ठीक है। ये समपूर्वक पद धातु है, तो इसका अथवा पूर्ण होना, ये दो अर्थ होते हैं। उत प्लस पद, इसका भी अर्थ होता है उत्पन्न होना। विद, विद माने होना। मन, मन माने मानना, ठीक है, मन माने मानना। तो ये धातुएं आप याद कीजिएगा, 1 2 3 4 5, 5 धातुएं सरल है, कठिन नहीं है, ठीक है। रूप आपको अभी बताएंगे कैसे चलेंगे इसके आगे। आपका विशेषण, हाँ अव्यय, विशेषण तो घ में है, ये अव्यय है। निर्विघ्नम माने निर्विघ्न, निष्कारणम माने बिना कारण के, ठीक है। यथाशक्ति माने शक्ति भर, आबाल वृद्धम माने बालक से वृद्ध पर्यंत तक, ठीक है। ये ऐसे के ऐसे ये अव्यय प्रयोग होते हैं। निर्विघ्नम, इसका रूप नहीं चलेगा, इसका भी रूप नहीं चलेगा, ठीक है, इसका भी रूप नहीं चलेगा, ये ऐसे ही रहते हैं। आबाल वृद्धम ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ये क्या है, समस्त पद हैं, समास किए हुए शब्द हैं, और ये ऐसे समास किए हुए शब्द हैं जो अव्यय हो जाते हैं। अब आपका आज की कक्षा से समास आरंभ हो जाएगा। क्या आरंभ होगा, समास। आइएगा, ये याद कीजिएगा, घ में विशेषण। यावत, यावत का अर्थ होता है जितना अथवा जब तक, दोनों अर्थ होते हैं। तावत, तावत का अर्थ होता है उतना अथवा तब तक, ठीक है। कियत, कियत का अर्थ होता है कितना। इयत, इयत का अर्थ होता है इतना। अनुकूलाह माने अनुकूल, अनुकूल माने अपने माने अपने लिए पॉजिटिव कह सकते हैं, अनुकूल। और प्रतिकूलाह विपरीत। निर्द्वंद्वम माने निर्विघ्न माने विघ्नों से रहित। निर्जनम जन रहित स्थान, ठीक है। तो ये तो मित्रों आपका ये तो हो गए घ, ये तीनों लिंगों में बनेंगे, ठीक है। जहां जिसका ऐसा संबंध लगेगा उसके अनुसार इनका रूप चलेगा। आइएगा, तो ये शब्द को बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें काफी शब्द हैं, इनको आप जरूर याद कीजिएगा। यावत, तावत, कियत, इयत और अनुकूल प्रतिकूल आप जानते ही हैं, निर्द्वंद्वम भी जानते हैं, निर्जनम भी जानते हैं। तो ये शब्द प्राय करके बाहुल्य से संस्कृत साहित्य में प्रयोग होते हैं, ठीक है। चलिएगा, आइएगा, अब चलते हैं आगे। सूचना का नामन से लेकर के लोमन, मीन्स यहां से लेकर के यहां तक कहते हैं नामन के तुल्य चलेंगे। नामन के रूप आपको अभी याद कराऊंगा, ठीक है। और ख में जन से मन, जन धातु है ये आपकी जन, ये जन से लेकर के मन, मन यहां तक है। इन सब के रूप कैसे चलेंगे, युद्ध के समान, युद्ध के रूप आपको बता दिए। और मन धातु के, जन धातु के आज बताएंगे ये, ठीक है। तो जन, युद्ध, मन, विद, ये सब क्या है, उत्पद, संपद, ये सब युद्ध के समान है, ठीक है। चलिएगा, इन पर विचार किया जाएगा। व्याकरण, नामन जन अव्ययी भाव समास सप्तमी, ठीक है। अब देखिएगा व्याकरण में क्या बताएंगे, नामन शब्द के रूप याद कराएंगे, जन धातु के रूप याद कराएंगे, और अव्ययी भाव समास। बहुत विशेष, संस्कृत भाषा का एक बहुत विशेष अंग
अब आप धीरे धीरे पढ़ना आरंभ कर रहे हैं। इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। जब आप इसको चीज को समझ लेंगे, समास को, तब आप आगे जो व्याकरण है, पाणिनीय व्याकरण है, उसको ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। समास इसलिए व्याकरण को पढ़ने से पहले ये सामान्य समास बहुत आवश्यक है, ठीक है। इसलिए प्रत्येक व्याकरण को पढ़ने वाले छात्र, पाठक, पाठिका को चाहिए कि व्याकरण को पढ़ने से, चाहे नव्य व्याकरण पढ़ना है चाहे प्राचीन पढ़ना है, उससे पूर्व इस रचनानुवाद कौमुदी पुस्तक को अवश्य पढ़ ले। तो नव्य व्याकरण भी अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा और प्राचीन व्याकरण भी अच्छी प्रकार से, सरलता से समझ में आ जाएगा, कोई कठिनाई नहीं आएगी, ठीक है। बहुत सारे पाठक ऐसे होते हैं, सीधे चाहते हैं व्याकरण पढ़ लें, और व्याकरण सीधे समझ में नहीं आता। उसके लिए इस पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता होती है। चलिएगा, आइए अब चलते हैं। कहते हैं महाराज जी, नामन शब्द के पूरे रूप स्मरण करो, देखो शब्द संख्या 27। चलिएगा आगे चलते हैं। यहां आप अपनी पुस्तक पर निकाल लीजिएगा मित्रों 131, ठीक है, 131, या नीचे 27 नंबर पर आपको रूप दिखा देता हूं मैं, रूपों का दर्शन करा देता हूं, ठीक है, देखिएगा। ठीक है, लीजिएगा। आइए, नामन, नाम अर्थ है इसका, और ये अनंत है। ये भी कैसा है? ये अनंत, माने अनंत में, इसलिए अनंत हो गया, नपुंसकलिंग है ये, ठीक है। आइएगा, नाम, नामनी, नामनी, नामानि, नाम, नामनी, नामा, नामनी, नामानि। यहां ध्यान रखेंगे, यहां ये जो रूप हैं दो दो, ये द्विवचन के हैं, ठीक है। ये एक वचन का है, ये द्विवचन में दो दो रूप बनते हैं। प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में, द्विवचन में दो दो रूप बनते हैं। और ये है बहुवचन का रूप, एक है, इसमें एक ही बनता है, ठीक है। नामना, नामभ्याम, नामभिः, नामने, नामभ्याम, नामभ्यः, नाम्नः, नामभ्याम, नामभ्यः, नाम्नः, नाम्नोः, नाम्नाम्, नाम्नि, नामनि, नाम्नोः, नामसु। हे नाम, हे नामन, हे नामनी, नामनी, हे नामनी, हे नामानी, ठीक है। थोड़ा सा जगह की कमी रही है, इसलिए चलिएगा मैं पीछे हो जाता हूं। और देखिएगा, यहां पर संबोधन में एक वचन में दो रूप बन रहे हैं, और संबोधन के द्विवचन में भी दो बनेंगे, क्योंकि यहां पर भी बन रहे थे। और सप्तमी एक वचन में दो रूप बन रहे हैं, नामनी और नामनी। कोई भी आप इनमें से विकल्प से प्रयोग कर सकते हैं, दोनों ही सही होंगे, दोनों रूप जहां बन रहे हैं वहां, ठीक है। ये थोड़ा सा रूप अलग है, तो आपको याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान दे लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, कुछ कठिन नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है।
अब चलिएगा, आप देखिए संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त रूप वही तरीका है, जो भी अनंत अन अंत वाले नपुंसकलिंग है उनमें से अन हटा देना है, अन भाग, और फिर उसमें संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ते जाना है। संक्षिप्त प्रत्यय रूप यहां पर बता दिए हैं आपको, ठीक है। देखिएगा, आ नी आनी, आनी, आ नी आनी, आनी, ना अभ्याम अभी, ने अभ्याम अभ्याह, नाह अभ्याम अभ्याह, नाह नोह नाम, ठीक है। नी आनी, नोह आसु, आ अन आनी, और ये नी भी आएगा यहां पर, ठीक है। नी माने दो बन जाएंगे यहां पर, ये एक नी और अनी छूट गया यहां पर, और आनी, ठीक है। चलिएगा, तो ये आपको बनाने हैं। अब जितने भी वहां पर शब्द दिए उनसे आपको बना लेना है। मानिएगा ये आपके पास में लोमन शब्द है ये, ठीक है। क्या है? लोमन। लोमन है, तो अब यहां पर क्या करना है, अन को हटा देना है, तो क्या बचेगा? लोम बचेगा। ऐसा अब इसमें जोड़ते जाइएगा, लोम लोमन लोमनी लोमनी लोमानी लोम लोमनी 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 लोमानी लोमना लोमभ्याम लोमभिः लोमने लोमभ्याम लोमभ्यः लोमनाः लोमभ्याम लोमभ्यः, और लोमनाः लोमनोः लोमनाम लोम लोमनी लोमनी लोमनोः लोमसु, हे लोम हे लोमन हे लोमनी हे लोमनी हे लोमानी। बना दिया मैंने, ऐसे आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, ये तो आपको करना है कि लिखना पड़ेगा आपको, तब काम बनेगा, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से प्रेमन, ठीक है। और वो नियम याद रखेंगे, रा और शा री, री के बाद में जो न को न हो जाता है, वो नियम आपको हमेशा ध्यान रखना है। इन शब्दों में जहां पर लगेगा न को वहां हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, जैसे यहाँ प्रेमणा, प्रेम में लग जाएगा वो, ठीक है न, और बाकी और में नहीं लगेगा, और सारे सामान्य हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं आगे नंबर 2, नंबर 2 में है जन धातु के 10 लकारों के रूप स्मरण करो। तो क्या करना है? 10 का तो मत कीजिए, 5 का कीजिएगा, पर देख लीजिएगा 10 का। देखो धातु रूप संख्या 45 मीन्स 45। चलिएगा, आइएगा, देखिए ये यहीं पर दिए हैं। पिछली कक्षा में मैंने पिछले अभ्यास में पढ़ाया था युद्ध के, तो युद्ध के बगल में इस साइड में दिए हैं सामने जन के, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या हो जाता है? जन को जा हो जाता है कहीं, देखिए जन को लट लकार में जा बन जाता है। तो जायते जायते जायन्ते जायसे जायथे जायध्वे जाये जायावहे जायामहे, ये 4 लकारों में जन को जा हो जाता है। देखिए लोट में भी, लंग में भी और विधिलिंग में भी। फिर आगे जन आ जाता है, आगे तो जन ही आ जाता है, ठीक है। तो 5 में आपको 5 मुख्य रूप से याद करने हैं। तो 4 तो ये है, 4 में तो जन को जा हो गया है, ठीक है। और यहां पर लिट लकार में सामान्य जन ही रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 का। मैं करा देता हूं आपको, जायताम जायताम जायंताम जायस्व जायथाम जायध्वम जायई जायावहई जायामहई, ठीक है। लंग लकार में जन को जाय लिखा हुआ है।
अजायत, अजायताम, अजायंत, अजायथा, अजायथाम, अजायध्वम, अजाये, अजाया वही, अजाया मही। ठीक है। विधिलिंग में जायेत, जाये याताम, जाये रन, जाये था, जाये याथाम, जाये ध्वम, जाये या जाये वही, जाये मही। ठीक है। आगे लिट में जनिष्यते, जनिष्येते, जनिष्यन्ते, जनिष्यसे, जनिष्येथे, जनिष्यध्वे, जनिष्ये, जनिष्यावहे, जनिष्यामहे। ये ध्यान रखें, आत्मनेपद का है, नहीं तो कहीं आप परस्मैपद पद में चला दें। परस्मैपद नहीं, आत्मनेपदी है ये। ठीक है। चलिएगा, बाकी आगे के नीचे का देख लीजिएगा। इनको याद यदि करने का हिम्मत है, शक्ति है, सामर्थ्य है, उत्साह है, तो इसको भी कर दीजिएगा। उन्होंने, महाराज जी ने तो कहा ही है, वो तो मैं छूट दे रहा हूं अपनी तरफ से। ठीक है। चलिएगा, तो ये कार्य आपको हो गया। अब आगे इन्होंने, महाराज जी ने यहां लिख दिया है, ये गलती से लिख गया है कि अभ्यास 17 में दिए सप्तमी के नियमों का पुनः अभ्यास करो। ये पिछले वाला जो अभ्यास था, पिछला और उससे भी पिछला, उनमें हमने 17 अभ्यास के दोनों के, माने 45 और 44 में हमने 17 में अभ्यास, 17 में और 16 में अभ्यास में जो सप्तमी के नियम थे, उन दोनों का हमने पुनरावृत्ति कर ली। तो ये जो लाइन है ये एक्स्ट्रा लिख गई है पुस्तक में, तो इसको यहां से काट लीजिएगा। ठीक है। उसका तो कर ही लिया हमने, अब क्या करना। ठीक है। चलिएगा, अब आपको विशेष रूप से कुछ ऐसी चीजें आगे आ रही हैं, शुरू में बहुत आराम से पढ़ाऊंगा मैं इसको, कुछ याद करना पड़ेगा, नाम याद करने पड़ेंगे चीजों के। ठीक है। अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। वैसे पुस्तक भी आपके पास में है ही, सबके पास में नहीं है तो मंगा लीजिएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा वेबसाइट का, देववाणीसंस्कृतम.com। ठीक है। तो उस ये मैं आपको दिखा भी देता हूं वेबसाइट, आपको यहां देख लीजिएगा। ये वेबसाइट है, मैं वेबसाइट इसलिए दिखा रहा हूं कि पुस्तक आप सभी मंगा लीजिएगा। पुस्तक मंगाना बहुत जरूरी है, बिना पुस्तक के अध्ययन होता नहीं है। ये वेबसाइट है देववाणीसंस्कृतम.com। इस पर संस्कृत की आपको रचनानुवाद कॉमेडी आराम से ऑनलाइन ऑर्डर करने से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए। ठीक है। हम पुस्तक नहीं बेच रहे, हम अपने पाठकों को पुस्तक उनके सहयोग के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है। चलिए, अब आ जाइएगा मित्रों। अब है प्रकरण आपका है समास का, और विशेष समास। अभी आप समास अभी आप बिल्कुल भी नहीं जानते, मानिएगा। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में आपको हमने पढ़ाया था, थोड़ा सा पढ़ाया था। क्या पढ़ाया? थोड़ा सा पढ़ाया था। ठीक है। अब उसी का यहां थोड़ा विस्तार होगा। ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि नव्य व्याकरण में आपको प्रवेश लेना है अथवा प्राचीन व्याकरण को पढ़ना है। दोनों व्याकरणों के लिए संस्कृत भाषा की कुछ सामान्य चीजों की जानकारी होना आवश्यक है, तब व्याकरण समझ में आता है। ठीक है। तो उसके लिए एक समास बहुत आवश्यक चीज होती है। महर्षि पाणिनि के सूत्रों को समझने के लिए समास बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो आइएगा, समास का ये आरंभ कर देंगे। इतना समास सिखा देंगे आपको कि आप व्याकरण के ग्रंथ को पढ़ने में समर्थ हो जाएंगे। नियम 156। ठीक है, देखिएगा। समास कहते हैं, समास की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन ये स्वयं बताएंगे। कहते हैं नंबर 1 तो समास में सबसे पहले समास किसको कहते हैं ये जानना चाहिए। कहते हैं कि दो या अधिक, माने दो पद, कम से कम दो चाहिए, और अधिक से दो से अधिक कितने भी हो सकते, 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने भी हो सकते। तो दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने या जोड़ने को समास कहते हैं। ठीक है जी। समास में माने कम से कम दो शब्द मिला के लिखे जाते हैं। हिंदी में भी हम लिखते हैं, सब भाषा में होता है। तो कॉम्प्लेक्स जोड़ देते हैं। ठीक है। तो जोड़ देते हैं उसको
तो जुड़े हुए शब्दों को मैंने हर भाषा में ये मनुष्य की इच्छा होती है, जिस जिस भाषा को जो जानते हैं, कि कम प्रयास में, कम प्रयत्न में हम अधिक बातों को दूसरे को बता दें। तो उसी का ये हर भाषा में एक संक्षिप्तीकरण होता है कि हम कई कई शब्दों को मिला करके इकट्ठा करके बोल देते हैं और उस चीज का बोध हो जाता है जिनका हमको कराना है। ठीक है, जैसे आप मानिएगा हर कोई व्यक्ति जानता है, ठीक है, आप मानिएगा मैं आपको ये लिखता हूं, मैंने ये ऐसे लिखा है, ठीक है, शब्द तो ये इंग्लिश का है और ये प्रचलन में ऐसा ही, हिंदी में ऐसा ही आ गया, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, ये देख लीजिए क्या है, ये लिख दिया पुलिसमैन। पुलिसमैन का अर्थ क्या हुआ? कोई व्यक्ति ऐसा भी कह सकता है पुलिसमैन। आप इसमें देख रहे होंगे दो शब्द हैं, दो शब्द हैं, एक शब्द है इसमें पुलिस, पुलिस कह सकते हैं, पुलिस कह सकते हैं, और एक है मैन। दोनों शब्द ये मिले हुए प्रयोग हो जाते हैं पुलिसमैन। ठीक है, अब इसका कहें, इससे बोध किसका हो रहा है, किस अर्थ का बोध हो रहा है? इससे बोध हो रहा है पुलिस का, पुलिस का आदमी। यही बोध हो रहा है इससे। ध्यान दीजिएगा, ये मोटी भाषा में आपको समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। पुलिस का आदमी, ठीक है, माने पुलिस का मैन, ऐसा भी कह सकते हैं। आदमी, मैंने मैन को आदमी कह दीजिएगा। ठीक है, आप चाहे यहां मैन ही कर लीजिए, पुलिस का मैन, तो हिंदी में मैन, पुलिस का मैन। ठीक है, पुलिस का मैन का अर्थ पुलिस का आदमी है, ध्यान रखेंगे। जो अर्थ इसके द्वारा जाना जा रहा है वही इसके द्वारा जाना जा रहा है। पुलिस का मैन जा रहा है, पुलिस का आदमी जा रहा है, या पुलिस मैन जा रहा है। ठीक है, इसमें देखेंगे आप, इसमें एक ये का के जो दो वर्ण है वो कम हो गए, वो मिला दिया हमने। ठीक है, मिला दिया, का जो लग रहा था एक्स्ट्रा वो हटा दिया, और दोनों से एक ही तरह का हमको ज्ञान हो रहा है, सामने वाला भी समझ रहा है। तो हम कम को क्यों न बोले, हम संक्षिप्त करके बोलेंगे चीज को। तो वही जो संक्षिप्त करके बोलने की जो प्रक्रिया है, वही वास्तव में भाषा का समास कहा जाता है। ठीक है, वो हिंदी में भी होती है, उर्दू में भी होती है, सब भाषाओं में होती है, और वो संस्कृत में सबसे पहले है, क्योंकि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, तो इसलिए दूसरी भाषाओं में भी संस्कृत की कॉपी हुई है, होती है कॉपी। जो पुरानी चीज होती है उसकी आगे नई आने वाली चीजें होती हैं, उनमें कॉपी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो चाहे आप पुलिसमैन कहिए चाहे पुलिस का मैन कहिएगा। ठीक है, तो अब ज्यादातर प्रयोग देखेंगे आप पुलिसमैन बोलते हैं, पुलिसमैन जा रहा है, पुलिसमैन जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर जब समास करके बोलते हैं तो इसका हम हटा करके बोलते हैं, इसको ये लाभ हो जाता है, कम अक्षरों से ही, कम शब्दों से ही काम चल जाता है। तो ऐसा ही संस्कृत में है कि हम अलग अलग शब्दों को बोलेंगे और फिर उसमें अलग अलग विभक्ति और वचन लगाएंगे। ठीक है, अलग अलग विभक्ति और वचन लगाएंगे। तो क्या करते हैं, हम कई शब्दों को मिला करके उसके बीच की विभक्तियां हटा देते हैं, वचन हटा देते हैं, एक विभक्ति और एक वचन लगा देते हैं और बोध हो जाता है। तो इस प्रकार से शब्दों को इकट्ठा करके एक विभक्ति लगा करके, एक वचन लगा करके प्रयोग किया जाता है जब, तब वो जो शब्दों का समूह होता है वही क्या कहलाता है, समास। ठीक है जी, बोलो, वही क्या कहलाता है, समास। अब देखिएगा, दो या दो अधिक शब्दों को मिलाने या जोड़ने को समास कहते हैं।
समास का अर्थ संक्षेप है। संक्षेप तो हो ही जाता है भाई, संक्षेप हो गया, संक्षिप्त हो गया। अब समास करने पर समास हुए शब्दों के बीच की विभक्ति माने कारक नहीं रहती। ठीक है, क्या कारक नहीं रहता है। मानिए फिर अब मैं संस्कृत का उदाहरण दूंगा, अब तो हिंदी का तो मोटा समझा दिया। हमने एक शब्द हमारे पास में क्या है, हम राजपुरुषः, ठीक है, राजपुरुषः, और ये है राज्यः पुरुषः। ठीक है, राज्यः पुरुषः का अर्थ क्या है, राजा का आदमी। ठीक है, देखिए यहां षष्ठी है और यहां पर क्या है, प्रथमा है, परंतु इसके स्थान पर हमको ऐसा भी प्रयोग मिलता है राजपुरुषः। यहां पर हमने दोनों को शब्दों को मिला दिया, अर्थ इसके द्वारा और इसके द्वारा एक समान ही अर्थ है, बिल्कुल भी मात्रलेश भी इधर उधर नहीं है। तो क्या है, राजपुरुष, चाहे राज्य पुरुषा कहिएगा राजपुरुष, परंतु अब देखेंगे इसमें कम अक्षर है, इसमें ज्यादा अक्षर है, ऐसा ही है। तो समास का हमने समास कर दिया, दोनों को जोड़ दिया तो क्या हुआ, ये जो षष्ठी विभक्ति बीच वाली थी वो हट गई, यहां हट गई, और यहां प्रथमा है तो यहां पर भी प्रथमा कर दी, बात बन गई। इस वाले वाक्य में इसमें दो विभक्तियां हैं, षष्ठी और प्रथमा, और इसमें केवल प्रथमा विभक्ति है, अर्थ दोनों का समान है, संक्षिप्तीकरण हुआ। बस यही समास का लाभ है। धीरे धीरे आगे और बहुत समझेंगे आप। ठीक है, वही का समास करने पर समास हुए शब्दों के बीच की विभक्ति कारक नहीं रहती, माने ये हट गया यहां पर, देखिएगा। ठीक है, और देखिए समस्त माने समास युक्त, जब समास हो जाता है तब शब्द जो समास युक्त शब्द होता है, जैसे समास युक्त शब्द हो गया, एक हो जाता है, अंत में विभक्ति लगती है। अब यहां पर अंत में विभक्ति लगेगी, यहां पर बीच में नहीं लगेगी यहां पर। ठीक है, समास को आप देखिए, ये तो समास हो गया, अब कहीं पर समास है, समास के साथ में क्या है, विग्रह वाक्य। ठीक है, समास को तोड़ने को विग्रह कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। कोई कहे हमसे कि इसका विग्रह क्या होगा, इस समस्त पद का विग्रह क्या होगा, तो विग्रह का अर्थ है कि जिन शब्दों का समास हुआ है, जिस अर्थ में विद्यमान जिन शब्दों का समास हुआ है, उन शब्दों को वैसा ही अलग अलग करके दिखाना क्या कहलाता है, विग्रह। ठीक है, जैसे राज्य पुरुषा का समास हुआ था, राजपुरुषः, तो ये तो समस्त पद हो गया। अब कोई कहे कि इसका विग्रह कीजिएगा, इसका विग्रह क्या होगा, इसका विग्रह ऐसा होगा क्योंकि इनका समास हुआ है, तो ये राज्य पुरुषः ये हो गया विग्रह आपका। बस इतना समझ लेना है, समस्त पद बोलेंगे, समास और विग्रह में यही अंतर है बस। ठीक है, दोनों प्रयोग कर सकते हैं, समास भी कर सकते हैं, विग्रह भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा, राज्य पुरुषः, राजा का पुरुष माने ये विग्रह है, ये विग्रह माने विग्रह में पड़ा हुआ है अलग अलग, और राजपुरुषः राजपुरुष ये समस्त पद है, माने ये समास कर दिया। ये सारी काम अपने आप नहीं हो जाते, ये सारे काम महर्षि पाणिनि के सूत्रों से होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। नहीं तो आप कहें अपनी मर्जी से जोड़ेंगे, नहीं, अपनी मर्जी से नहीं जुड़ते, सूत्रों से ये जुड़ते हैं। कहां जुड़ते हैं कहां नहीं जुड़ते हैं, ये आगे व्याकरण का विषय है। ठीक है, बीच के कारक षष्ठी का लोप हुआ, माने समास कर दिया तो बीच की षष्ठी थी, इसका क्या हो गया, लोप हो गया, माने चला गया, हट गया।
चलिएगा, ये तो आपको समास की मोटी मोटी परिभाषा, अब ये गहरी परिभाषा नहीं। अब ये मत समझना कि आप समास की भी परिभाषा आपने पूरी पूरी समझ ली, पूरी समझ सकेंगे आप जब व्याकरण के सूत्र पढ़ेंगे समास वाले तब, ठीक है। बस अभी इतना काफी है, आइएगा आगे। कहते हैं अब आपको ये चीज ध्यान रखनी नंबर 2 में कि समास के भेद, कितने प्रकार के समास, ये आपको जानना है, ठीक है। तो इसको आपको हमेशा याद रखना है, इसको रट लीजिएगा, ये दिमाग आपके मुख पर रहने चाहिए हमेशा। समास के 6 भेद हैं। कितने? 6 भेद, 6 विभागों में बांट दिया है पूरे समास को, ठीक है। नंबर 1 अव्ययीभावः, नंबर 2 तत्पुरुषः, नंबर 3 कर्मधारयः, नंबर 4 द्विगु, नंबर 5 बहुव्रीहि, नंबर 6 द्वंद्व। ये इतने समास के नाम है, इतने याद कर लीजिएगा अभी बस, ठीक है। बाद में और देखेंगे, परंतु अभी आप ये नाम 6 याद कर लीजिएगा। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि और द्वंद्व, ठीक है। तो चलिएगा, आज की कक्षा में हम इतना ही करेंगे। अब आगे की कक्षा में हम इनके भेदों को पढ़ना चालू करेंगे। अव्ययी भाव समास क्या होता है, तत्पुरुष क्या होता है, कर्मधारय क्या होता है, ये कई अभ्यासों में आगे चलेगा। पूरा समास संक्षिप्त रूप से आपको यहाँ पर समझा दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा। अब आप देख लीजिएगा, ये कक्षा है, ये जो पुस्तक है, ये सभी यूजीसी, नेट, जेआरएफ, बीएड, ठीक है, स्टेट टेट, जो भी है सब के लिए बहुत उपयोगी है। सारी चीजें, यही चीजें होती है संस्कृत के जो भी एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसमें यही आते हैं। और संस्कृत के ज्ञाताओं, जानने के इच्छा करने वाले जिज्ञासुओं के लिए भी बहुत उत्तम पुस्तक है, ठीक है। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। और हम जिस लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, उस लक्ष्य को हम बार बार आपको दोहराते रहते हैं कि हम अपने लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं कि हमको संसार में 1 करोड़ लोग को संस्कृत का अच्छा विद्वान बनाना है। इसलिए आपसे हम यही निवेदन करते हैं, यही आग्रह करते हैं कि भाई आप अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल से जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइएगा। कोई किसी को पैसा नहीं देना है, केवल सीखना है, सीखना है, सीखना है। आप अच्छी चीज सीखेंगे तो वही चीजों से अपने आप बच जाएंगे, ठीक है। अपने बालकों को, अपनी बालिकाओं को इधर मोटिवेट कीजिएगा, नहीं तो YouTube के अंदर आपको अच्छी चीज भी मिलेंगी, खराब चीज भी मिलेंगी, बुरी चीज भी मिलेंगी। तो अच्छी चीज के साथ आपने नहीं जोड़ा या नहीं जोड़े तो फिर गलत चीजों को देखेंगे। यहाँ पर आपको शास्त्र का ज्ञान भी हो रहा है, भाषा के आप मास्टर भी बन रहे हैं, आपका डाटा का सदुपयोग हो रहा है, सदुपयोग हो रहा है। आपको भी बहुत प्रसन्नता होगी कि हमने इस जीवन में संस्कृत भाषा को पढ़ लिया, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आप जॉब करें, जॉब करें आप करिएगा, मना कौन करता, कोई नहीं करता। परंतु आप बिना जॉब के उद्देश्य को अलग रख करके क्या करना है, आप अपनी संस्कृत भाषा, हमारी माता है, संस्कृत भाषा संसार की सबसे प्राचीनतम भाषा है, हमें उसे जानना चाहिए। संस्कृत भाषा को वैज्ञानिक भाषा क्यों कहते हैं, चलो सीख लेते हैं जी इस जन्म में, ये आपके लिए एक अवसर हो गया है, ठीक है। चलिएगा, तो आगे की कक्षा में मिलेंगे, निरंतर जोड़ते जाइएगा। सर्वेभ्यो नमः।